उफ, ये जिद्दी लड़कियां, जीवन मृत्यु को जोड़ती कड़ियां, अपने हाथों आज तोड़ रही हैं अपनी बेड़ियां। नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका पुनः अभिनंदन। और ये पंक्तियां जो मैंने बोली हैं, ये युवा लेखिका अलका सोनी जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह तपस से ली गई हैं। तो चलिए शीघ्र ही मिलवाते हैं आपको अपनी आज की अतिथि अलका सोनी जी से। अलका सोनी जी, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल कोना मनका में। स्वागत है आपका। सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलका जी, आप साहित्य सृजन कर रही हैं और उत्कृष्ट लेखन कर रही हैं, एक सफल लेखिका हैं आप। तो लेखन में रुचि का कारण क्या था? जी सुमन जी, मुझे एक अच्छी लेखिका आपने माना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस इज्जत अफजाई के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, मेरी हिंदी साहित्य के प्रति शुरू से ही रुचि थी। मेरे घर का माहौल भी हिंदी साहित्य के अनुकूल ही था। मेरे पिताजी हिंदी के शिक्षक थे और जिस वजह से मेरे घर में हिंदी साहित्य की ढेर सारी किताबें रखी रहती थी। तो मैं जब छोटी थी तब से ही उन्हें मैं पढ़ती आ रही हूँ। और फिर बड़ी हुई तो मैंने हिंदी साहित्य को ही अपने स्नातक, फिर परास्नातक में भी हिंदी साहित्य को ही चुना। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लेखन में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं लिखूंगी या मेरा नाम के साथ कभी लेखक लेखिका कुछ जुड़ेगा। लेकिन कहते जब माँ सरस्वती की कृपा होती तो खुद ब खुद शब्द आ जाते हैं, लिखना शुरू कर देता है इंसान। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं लिखूंगी, लेकिन आज से 6 साल पहले मैंने कुछ पंक्तियां यूं ही फेसबुक में डाली। लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, प्यार मिला। तो उससे मुझे एक स्वतः प्रेरणा भी मिली और मैं उसे आगे बढ़ाती चली गई। कुछ पंक्तियां, फिर एक कविता, फिर इस तरह करते करते आपके सामने तपस मेरी 101 कविताओं का संग्रह है। और अभी 3-4 किताबें और भी प्रकाशन हेतु मैंने तैयार कर रखी है। और मतलब बस लोगों को ऐसी प्रेरणा मिल जाती है लिखने का, बहुत अच्छी कभी बात है। पढ़ाई से, कभी ऐसे भी। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने घर में रखी हुई किताबों से अपनी रुचि को विकसित किया और लिखा। और अभी तो आप जी युवा हैं और भी साहित्य का सृजन करेंगी, लेकिन आप गृहिणी हैं। बतौर गृहिणी जी आपको लेखन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता? जी। कैसे मैनेज हर की? इंसान, बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान को वो चाहे कुछ भी करना शुरू करता है तो उसे अपने व्यवसाय में, अपने काम में कुछ ना कुछ उलझने अड़चने तो आती ही रहती है। और ये तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कोई स्त्री या कोई गृहिणी खासकर कुछ काम शुरू करती है। क्योंकि एक वर्किंग वुमेन और एक हाउस वाइफ में, होम मेकर में अंतर होता है। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है वो एक बार सुबह अपना सारा काम निपटा के वो निकल जाती है दफ्तर के लिए। फिर वो दफ्तर पहुंचने के बाद बस अपना काम से ही मतलब रखती है। उसे इस बीच नहीं पता होता कि घर में, मैंने चिंता होती, मैं ये नहीं कह रही कि उसे घर की चिंता नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो उस वातावरण से थोड़ा हट जाती है। लेकिन जो गृहिणियां होती हैं वो घर में रहते हुए सब कुछ देखते हुए अपना काम करती है। कई बार तो मेरे साथ भी होता है कि मैंने पतीले पे दूध चढ़ा के रखा है और मतलब मैं लिखने बैठ गई, इसी बीच मुझे याद आया कि दूध तो गया था, तो मैं दौड़ के किचन जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आता है, अगर आप समय का उचित प्रबंधन कर पाती हैं, तो फिर गृहिणी होने के बाद भी आप अपना काम आराम से कर सकती है। ये कोई बहुत ज्यादा। आपने अच्छा बताया। आपने कहा आपकी और पुस्तकें आने वाली हैं, पर मैंने जी आपकी तपस पढ़ी है और तपस में आपने बहुत ही अच्छी, कहना चाहिए कि रचनाएं लिखी हैं। लड़कियों पर भी बहुत, उनके मनोभावों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है आपने, कि जो वो सोचती जी हैं और कहती नहीं हैं, कह नहीं पाती हैं, उसे आपने हूबहू कागज पर उकेरने की कोशिश करी है। तो अपनी जी रचना तपस के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बताइए दर्शकों। बिल्कुल।
तपस मेरी पहली काव्य कृति है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे पास कविताएं तो काफी थी। तो मैं सोची क्यों ना एक किताब निकाली जाए। तो ये बिल्कुल नया क्षेत्र है मेरे लिए। मेरे परिवार में भी कोई लेखन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मुझे लगा पता नहीं इसे कैसे प्रकाशित करवाऊं, कहाँ से करवाऊं लेकर। तो फिर कुछ लोग मतलब मुझे मार्गदर्शन दिए, बताएं कि इस तरह से तुम किताब निकाल सकती हो। तो मैंने अपनी तपस को प्रकाशित करवाने की सोची। तो कविताएं ढेर सारी थी मेरे पास, मेरी लिखी हुई। उसमें कुछ चुनिंदा कविताओं को, तब तक ही कुछ चुनिंदा कविताओं को मैंने उसमें संग्रहित किया और फिर उसे प्रकाशित करवाया। पाठकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तो कह सकते वो मेरा पहला साहित्यिक बच्चा है, मेरी पहली साहित्यिक संतान है वो। उससे मुझे बहुत लगाव है। उसमें बहुत हर अच्छा। तरह की कविता, सामाजिक, महिलाओं को लेकर उनकी जो स्थिति है बचपन से, गर्भ से लेकर युवावस्था तक, लड़कियां क्या क्या सामना करती हैं, कैसे उन्हें गर्भ में मार दिया जाता है, फिर जब वो आगे चलती हैं तो कैसे उन्हें समाज में लोगों के कटु निगाहों का सामना करना पड़ता है। जब वो काम के लिए निकलती हैं तो किस तरह की परिस्थितियों को वे देखती हैं। उन सबको लेके मैंने स्त्रियों पर ही रचनाएं लिखी हैं। उसके कुछ सामाजिक रचनाएं जैसे बेरोजगारी, कोरोना काल से संबंधित कुछ कविताएं। उसमें कोरोना के समय हमने जो दर्द झेला, जो कुछ भी एकांतवास से झेला, उन सबको मैंने लिखने की कोशिश की है। और कुछ जैसे लड़कों के ऊपर भी मैंने, कहा जाता है कि लड़की है तो लड़कों के ऊपर नहीं लिख रही। मैंने कुछ कविताएं उसमें लड़कों के ऊपर भी लिखी है कि लड़के हैं तो वो अपना दर्द क्यों बयान नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़कियां रो देती हैं तो उनका दर्द आंसुओं से बह जाता है, लोग देख लेते हैं, जबकि पुरुषों का, लड़कों का दर्द कोई नहीं देख पाता है। तो मैंने उन पर भी रचनाएं लिखी हैं। इन सबों का एक संग्रह है तपस। आपके कहना चाहिए कि भारत के अनेकों प्रसिद्ध समाचार पत्र पत्रिकाओं में और मैगजीन्स में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई होती रहती हैं, और ये काफी प्रसिद्ध मैगजीन्स हैं। तो जी हाँ, कैसा अनुभव करती हैं क्या जब आप अपनी रचनाएं भेजती हैं और वो अगले दिन या प्रकाशित होती है तो जी प्रकाशक, जी जी। हाँ, कैसा अनुभव करती हैं? पाठकों के व्यूज आपको मिलते होंगे, तो कैसा अनुभव? बिल्कुल। जी, यह अनुभव तो बहुत ही अद्भुत होता है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि कई पाठक मुझे ईमेल के जरिए, तो नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए मुझे सूचित करते हैं कि फलाने जगह आपकी ये रचना पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लगा। और फोन भी बहुत से लोगों का आया। जैसे वागर्स में मेरी कविता छपी थी तो पंजाब से शायद किसी ने कॉल किया था मुझे। उन्होंने बोला कि मैम आपकी कविता पढ़ी, बहुत ही अच्छी कविता लगी। इस तरह दैनिक जागरण की कविता पर भी फोन किया लोगों ने। अलग अलग जगह की रचनाओं पर मेल वगैरह काफी सारे आए हैं मुझे। तो ये सब देख के अच्छा लगता है। और जहां तक प्रकाशन की बात है तो हर लेखक चाहता है कि उसकी रचनाएं पाठकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचे, उसकी रचना को, उसकी लेखनी को एक पहचान मिले, जिसका बहुत ही बढ़िया जरिया ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, क्योंकि उससे लेखक को एक बड़ा सा पाठक वर्ग मिलता है। और जब आज के जमाने में प्रिंट मीडिया के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तो छपना भी थोड़ा आसान हो गया है। और अगर आपकी रचना में जान है, वो अच्छी है, स्तरीय है, तो समाचार पत्र उसे जरूर ही प्रकाशित करते हैं। बस आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और फिर जब रचना छप के आती तो फिर उससे उससे जो खुशी मिलती है वो तो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ। और खासकर ये और ज्यादा दोगुनी हो जाती जब मेरे अपने मम्मी पापा या कोई परिचित मेरी रचना की कटिंग मुझे सुबह सुबह भेजते कि अलका आपकी यहाँ पर रचना आई है, मैंने पढ़ा। तो और ज्यादा खुशी होती है। लिखने की एक प्रेरणा निरंतर इससे मिलती रहती है लेखकों को। आ, कोई ऐसी रचना जिसने आपको एकदम कहना चाहिए बेहद खुश कर दिया हो, वो जब आई हो, कुछ सुनाना चाहेंगी? दो चार लाइन को, या कोई ऐसी रच कविता या पंक्तियां जो बहुत दिल के करीब? जरूर जरूर सुनाना चाहते हैं। तो समय में निकाल रही हूँ मैं। मेरी एक कविता है, उफ ये जिद्दी लड़कियां। ये मैंने कई बार मंचों पे सुनाया है। जैसे कलकत्ता में आ, इसी पिछले दिसंबर को कोलकाता में हुआ था अखिल भारतीय युवा कवित्रियों का सम्मेलन।
तो उसमें सुजाता आई थी, फिर निर्मला पुतुल जी के भी आई थी। तो उसमें भी मैंने ये कविता पढ़ी, और इसके अलावा मैं दो तीन मंचों पर और पढ़ चुकी, क्योंकि ये लड़कियां मुझे बहुत, उफ, ये जिद्दी लड़कियां कविता का नाम है, और ये कविता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खुद भी मैंने खुद लिखा है, लेकिन अपनी लिखी कविता में मुझे ये बहुत पसंद है। कविता इस तरह से है। उफ, ये जिद्दी लड़कियां जीवन मृत्यु को जोड़ती कड़ियां, अपने हाथों आज तोड़ रही हैं अपनी बेड़ियां। उफ, ये जिद्दी लड़कियां, रोकने की उन्हें भरसक कोशिश की घर की चौखटों ने, मना किया पैरों की पाजेबों ने भी, आंखें तरेरी चौके की आग ने, कहा है हर तरफ लहकती लपटें तुम्हारे लिए, फिर भी न मानी ये, लाक्षागृह गृह से बचकर निकल रही हैं पांडवों सी ये लड़कियां। उफ, ये जिद्दी लड़कियां रूठी हुई किस्मत को मना रही हैं, पल पल घटा रही हैं बैरी जमाने से दूरियां। उफ, ये जिद्दी लड़कियां चलने की जिद में पहाड़ों को काटकर बनाई गई पगडंडियां। उफ, ये जिद्दी लड़कियां। ये कविता मेरे दिल के काफी करीब है। मुझे भी इसके बहुत अलावा भी हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने इसी कविता से ही आपको कहना चाहिए शुरू किया कि मुझे बहुत पसंद है ये रचना। और वाकई लड़कियां होती ही जिद्दी हैं। मतलब जिद से यहाँ अभिप्राय यही है कि वो अगर कुछ ठान लेती हैं तो कोई भी मुश्किल या बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकती है। आप हाँ, आप युवा हैं और लेखिका हैं, और आजकल बड़े ही नवोदित रचनाकार जो है वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो जी युवा जी युवा लेखकों के लिए, युवा कवि कवित्रियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, देखिए आज के जमाने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। कोई भी लिखते हैं तो उन्हें पोस्ट करने के लिए, वो अपनी पंक्तियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। वे उसे झट से सोशल मीडिया पे डालकर पाठकों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस यही कारण है कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग कविता लिखने लग गए हैं। कवियों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन कुछ दो चार कविताएं लिखने के बाद वे हताश भी होने लगते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कविताएं आ नहीं रही हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने भी जब लिखना शुरू किया तो तुरंत हमारी कविता कहीं नहीं लग गई थी। मैंने आज से 6 साल पहले लिखना शुरू किया है, और मेरी कविताओं को पहला बड़ा ब्रेक मिला कादम्बिनी में प्रकाशन से। मैं शायद 2017 लास्ट 2017 से लिख रही हूँ, और 2020 में मेरी कविता कादम्बिनी में छपी। उसके पहले मैं छोटी छोटी पत्र पत्रिकाओं में लिख रही थी। तो मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरा ध्येय था कि मैं लिखूं, अपनी लेखनी को और ज्यादा धार दूं। तो कहीं भी मैं छप रही थी, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब कादम्बिनी में मेरी रचना आई तो मुझे एक पहचान भी मिली, लोगों के नजर में मैं आई कि हाँ, कादम्बिनी में अलका की कविता आई है। तो मैं हर नए लेखक को ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आपकी पहली कविता जाके कोई बड़े संस्थान में छप जाए, बड़े प्रकाशन समूह में आ जाए, लेकिन इसके चलते आप लिखना बंद ना कर, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और ना ही उसका कोई फुल स्टॉप होता है कि यहाँ पर जाके आपकी सफलता को एक विराम मिल गया। ऐसा नहीं है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब और खासकर लेखन में तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा है, और भी बड़े बड़े कवि हैं। वहां तक पहुंचने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। और आप दो चार कविता लिख के अगर आप चाह रहे हैं कि उतना महान बन जाएंगे, तो वो होता नहीं है। तो थोड़ी प्रतीक्षा भी करना चाहिए, और आप जो भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं, उसे पूरी तन्मयता से करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ज्यादा पढ़ेंगे तो आपकी लेखनी में धार आएगी, आपके शब्दों की जो डिक्शनरी वो बढ़ेगी, तो आप ज्यादा अच्छा रचना कर पाएंगे। और कोई भी जैसे प्रकाशित होने की बात हो या कोई भी बात हो, तो इसमें दूसरों का मुंह नहीं जोहे ज्यादा, अपने आप से ही हाथ पे चलाए। आप कोशिश करेंगे तो आपको एक ही जगह दो रास्ते मिलेंगे। और ऐसा कई बार होता है कि चलते चलते लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे हालत में भी आप स्वयं ही रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, केवल अपने काम पर फोकस रखें।
तो इस तरह करने से क्या होता है कि आपको रास्ते एक दिन जरूर मिलते हैं। उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है। आप जितना जी धैर्य बिल्कुल। रखेंगे तो वो रचना में भी आप बार बार उसको पढ़ के संशोधन कर सकते हैं। और अगर जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो उसमें काम तो हो जाएगा और कुछ लोग पसंद भी करेंगे, लेकिन फिर आपका धैर्य टूटता है और आपको लगता है कि नहीं, हमें जिस तरीके की प्रसिद्धि चाहिए है या जो हम जिस तरह का मुकाम चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो ये बात तो खैर बहुत ही सही है। तो इसी तरीके से आपका ये संदेश भी लोगों के लिए सही है कि आप कुछ भी लिखिए तो उसको जल्दीबाजी नहीं मचाइए। आराम जी से जी। उस काम को करिए और उसका थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहती हैं दर्शकों से तो कह सकती हैं। ये कविताओं को सुनाने का मौका मिले, इससे सुना दें। बढ़कर और कोई बात नहीं। हाँ। एक मैंने एक कविता लिखी थी, ताम्र पत्र पर लिखना पाती। ये श्रृंगार रस की कविता आप इसे कह सकते हैं। लिखी जाती हैं अनगिन प्रेम कहानियां मन के कोरे कागज पर। कहीं सुनी जाती है प्रेम कहानियां हर कस्बे, इलाकों और चौराहों पर। जबकि वे सहेजी भी जानी चाहिए थी पीढ़ी के लिए। काश की वे लिखी एक मिनट, वे लिखी और संग्रहित की जाती किसी सशक्त हस्ताक्षर की तरह दस्तावेजों पर। सुनो, तुम लिख देना हमारे प्रेम को किसी ताम्र पत्र पर। अंकित कर देना हर आखर हमारे प्रेम का, हमारे प्रीत का उस पर। ताम्र पत्र के अंकन किसी दिन जरूरी दस्तावेज बन जाते हैं। सुना है ताम्र पत्र के अंकन किसी दिन जरूरी दस्तावेज बन जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया कविता बहुत आपने। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अलका, और आभार कि आप हमारे मंच पर आई और आपने अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। और इसी तरीके से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सुमन जी।